Good morning, students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 5th of January 2023, Thursday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड फॉर दिस वीडियो इज 1.25x। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। मोटिवेशन ऑफ द डे इज व्हाट यू डू टुडे कैन इम्प्रूव ऑल योर टुमारोज। और आज के मिंट पेपर की ये सारी न्यूज़ हेडलाइंस हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड में अप्रॉक्सीमेटली 11 न्यूज़ आर्टिकल्स हैं और डिस्कशन में हम अप्रॉक्सीमेटली टोटल 13 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे, जिसमें 5 मिंट के हैं और रिमेनिंग बिजनेस स्टैंडर्ड के हैं। तो देख लेते हैं आज का पहला आर्टिकल, जो कि मिंट पेपर के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ, यानी फ्रंट पेज पर दिया हुआ है। ₹19,744 crore ग्रीन हाइड्रोजन मिशन गेट्स कैबिनेट नोट। तो यूनियन कैबिनेट ने वेडनेसडे को नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 19,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए जा रहे हैं, उस स्कीम को अप्रूवल दे दिया है। और इस स्कीम और मिशन के तहत अप्रॉक्सीमेटली 5 मिलियन टन्स ग्रीन हाइड्रोजन एनुअली प्रोड्यूस करी जाएगी बाय 2030। तो इट्स अ वेरी ह्यूज allocation that cabinet has sanctioned for green hydrogen। और अगर सेग्रीगेशन देखें हम इस टोटल एलोकेशन का, तो अप्रॉक्सीमेटली 17,000 करोड़ जो हैं वो इलेक्ट्रोलाइजर प्रोड्यूस करने के लिए एलोकेट किए गए हैं फॉर अप टू 5 years, और 1,466 करोड़ जो हैं वो पायलट प्रोजेक्ट्स के लिए हैं। अप्रॉक्सीमेटली 400 करोड़ जो हैं वो R&D के लिए और 388 करोड़ फॉर अदर मिशन कंपोनेंट्स। तो ये ओवरऑल सेग्रीगेशन है 19,744 करोड़ के एलोकेशन का। और इसके लिए जितनी भी गाइडलाइंस है, जो डिटेल गाइडलाइंस है, वो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE है, वो फॉर्मुलेट करेगी फॉर द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ दिस स्कीम। और ऐसा गवर्नमेंट का मानना है कि जो ये मिशन है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, दिस वाज एक्चुअली मच नीडेड स्कीम और मच नीडेड मिशन टू बूस्ट और टू इनकरेज द ग्रीन हाइड्रोजन इंडस्ट्री इन इंडिया। और जबकि इंडिया G20 प्रेसिडेंसी में है, तो उस पर्टिकुलर इवेंट के ड्यूरेशन में और उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में दिस इंटरवेंशन हैज़ बिकम इवन मोर इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा इंडिया ने बहुत सारे इंटरनेशनल फोरम्स में भी अपना जो NDC जो अपने कमिटमेंट्स किए हैं उनको देखते हुए भी ये जो ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड जो एलोकेशन हुआ है, जो मिशन लॉन्च किया गया है, दिस सिग्निफाइज इंडियाज़ कमिटमेंट टूवर्ड्स अचीविंग दोज NDC एंड दोज टारगेट्स। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का इससे अप्रोच है इस पर्टिकुलर स्कीम से, तो गवर्नमेंट का मानना है कि दिस पर्टिकुलर लोकेशन विल अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट इन दिस ग्रीन हाइड्रोजन इंडस्ट्री। अप्रॉक्सीमेटली 8 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट आएगा आगे आने वाले 5 सालों तक, यानी 2030 तक, और जिससे 6 लाख जो है जॉब क्रिएट होंगी। So this scheme will make India a global hub for production, utilization as well as the export of green hydrogen। तो इंडिया इस स्कीम के तहत केवल डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए या डोमेस्टिक डिमांड के लिए ही प्रोडक्शन नहीं करना चाह रहा, इसके अलावा एक्सपोर्ट पर भी इंडिया का फोकस है कि आगे आने वाले टाइम में इंडिया विल इमर्ज एज अ वेरी इंपॉर्टेंट हब फॉर ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपोर्ट। और इसके अलावा डेफिनेटली CO2 एमिशन जो है उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प मिलेगी। अप्रॉक्सीमेटली 50 मिलियन टन एनुअल रिडक्शन देखने को मिलेगा CO2 एमिशन के केस में। और इसके अलावा कॉस्ट सेविंग में इंडिया अप्रॉक्सीमेटली 1 ट्रिलियन की कॉस्ट सेव करेगी ऑन फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट, जिसको लेकर के इंडिया की डिपेंडेंसी अदर कंट्रीज़ पर है, ऐसा हमारे मिनिस्टर्स का मानना है। और ये जितना भी स्कीम है, जो भी मिशन है, ये इंडिया के जो एनर्जी इंडिपेंडेंस टारगेट को लेकर के जो इंडिया ने अपने लिए सेट किया है कि 2047 तक इंडिया विल बी एनर्जी इंडिपेंडेंस, तो उस पर्टिकुलर टारगेट को भी अचीव करने में हेल्प मिलेगी। डेफिनेटली अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन अपने खुद के कंट्री में, खुद के टेरिटरी में प्रोड्यूस करेंगे, तो जो हमारी डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल को लेकर के वो रिड्यूस होगी, क्योंकि और फॉसिल फ्यूल जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम कहाँ से, बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। तो इंडिया को आत्मनिर्भर भारत या सेल्फ रिलायंट इंडिया बनाने में भी ये स्कीम हेल्पफुल रहेगी, ऐसा मानना है गवर्नमेंट का। इसके अलावा ये स्कीम जो है वो डिफरेंट जो पायलट प्रोजेक्ट्स हैं इन इमर्जिंग एंड यूज सेक्टर्स, उसमें भी सपोर्ट करेगी। तो ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को, ग्रीन हाइड्रोजन के डेवलपमेंट को, R&D को
इस स्कीम के तहत बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिलेगा, ऐसा मानना गवर्नमेंट का है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 2 ऑफ मिंट पेपर। इंडिया टू एडवांस इट्स EV इंफ्रा hub ambition at G20 meets. So India will pitch itself as a potential manufacturer hub. Now, after the green hydrogen hub, India is also trying to achieve the target of, or also trying to achieve the tag of manufacturing hub in different sector. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं EV इंफ्रास्ट्रक्चर की या EV electric vehicle segment की. So India will pitch itself as a potential manufacturing hub for the fast electric chargers, EV batteries and battery recycle during G20 summit this year under its presidency. तो G20 summit के अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं जो इंडिया ने लिस्ट डाउन किए हैं, जिसमें से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि अपने डोमेस्टिक टेरिटरी में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट को लेकर के इंडिया बैटरी रिसाइकलिंग, EV बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक चार्जर मैन्युफैक्चरिंग, इसको लेकर के इंडिया जो है वो अपना प्रोडक्शन बूस्ट अप करेगी और G20 समिट में इस प्रपोजल को इंडिया पिच कर सकता है इन ऑर्डर टू टैग इन इटसेल्फ एज अ पोटेंशियल मैन्युफैक्चरर हब इन दीज 3 सेगमेंट। और जिस तरीके से डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट में जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बढ़ रही है, तो डेफिनेटली इंडिया is seeing, or the experts are seeing, a very huge potential in case of EV manufacturing, green hydrogen, sustainable energy, sustainable technology, इन सब के फील्ड में भी इंडिया बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। इसके अलावा EV मैन्युफैक्चरिंग अगर बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल की, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक व्हीकल भी इंडिया को अपने NDC और कई सारे कमिटमेंट, इंटरनेशनल कमिटमेंट को अचीव करने में हेल्प मिलेगी। दैट इज़ वाई गवर्नमेंट इज़ प्रमोटिंग दिस EV सेगमेंट ऑल्सो। EV के केस में भी इंडिया के साथ एक यही इशू है कि जो लिथियम बैटरीज है उनको लेकर के इंडिया की डिपेंडेंसी कुछ अदर कंट्रीज पर है, और दैट इज़ वाई इंडिया वांट्स टू मेक इटसेल्फ सेल्फ रिलायंट इन केस ऑफ बैटरी मैन्युफैक्चरिंग एंड बैटरी रिसाइकिल। और G20 समिट को इस बार इंडिया यूज़ करेगा एज अ forum for propagating these issues, forum for pitching itself as a potential manufacturing hub. And this comes in the backdrop of US friend-shoring approach of deepening economic integration with lot of trading partner, जिसमें इंडिया भी included है। तो यूएस का भी अप्रोच है कि जो डाइवर्सिफाई करना अपने सप्लाई चेन, क्योंकि जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, जिस तरीके से सिक्योरिटी रिस्क चल रहा है, डेफिनेटली यूएस ही नहीं हर कंट्री जो है वो अपने सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना चाहता है इन ऑर्डर टू सेव इट फ्रॉम इंटरनेशनल इवेंट्स फ्लैक्चुएशन। और उसमें यूएसए भी है, और यूएसए के इस अप्रोच में इंडिया जो है वो एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है, एंड दैट इज़ वाई इंडिया वांट टू लीवरेज दिस अपॉर्चुनिटी। So there are 3 focus area for EV which India will emphasize during the G20 meeting. कौन से? One would be manufacturing of fast chargers. जो fast chargers हैं उनकी manufacturing हमने डिस्कस किया, बैटरी रिसाइकलिंग और ACC that is Advanced Chemistry Cell Batteries Manufacturing। तो इन तीनों सेगमेंट को लेकर के इंडिया G20 पर अपना फोकस रजिस्टर करेगा। और अगर हम अभी तक की प्रोग्रेस की बात करें तो इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग है इलेक्ट्रिक चार्जर्स की वो इतनी ज़्यादा बूस्ट नहीं हुई है जैसा कि टारगेट किया गया था। हालांकि डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो रही है EV व्हीकल्स की, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक चार्जर्स की भी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, बट डेफिनेटली अभी वो अचीवमेंट नहीं हुआ। अगर रिक्वायरमेंट की बात करें तो इंडिया को अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन फास्ट इलेक्ट्रिक चार्जर रिक्वायर होंगे बाई 2030। तो 2030 तक आते आते इंडिया को 1 मिलियन फास्ट चार्जर की रिक्वायरमेंट होगी। तो चाहे उसको हम इंपोर्ट करें या ऐसा पोटेंशियल डेवलप करें कि हम खुद अपने डोमेस्टिक टेरिटरी में उसका प्रोडक्शन करें। तो फिलहाल के लिए जो सेकेंड अप्रोच है उस पर गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस है। सो दिस इज़ द ग्रीन पिच इंडिया टू फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फास्ट इलेक्ट्रिक चार्जर, ACC बैटरीज एंड बैटरी रीपर्पसिंग या रिसाइकलिंग भी हम उसको बोल सकते हैं। So these are the key points. You can just have the glimpse of it. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 that is given on page number 2 of Mint paper. India's GDP to reach $20 trillion by 2047 despite the uncertainty. तो इंडिया की इकोनॉमी को लेकर के ये प्रोजेक्शन है। किसके प्रोजेक्शन है? मिस्टर बिबेक देबरॉय। Who is Vivek Devaraj? He is the chairman of Economic Advisory Council to Prime Minister. तो जो मिस्टर
विवेक हैं, उन्होंने बोला है कि इंडिया की जीडीपी 2047 तक आते आते अप्रॉक्सीमेटली $20 ट्रिलियन की हो जाएगी, और जो पर कैपिटा इनकम उन्होंने प्रोजेक्ट करी है वो $10K की एट करंट वैल्यू। तो $10,000 की पर कैपिटा इनकम के साथ 2047 में इंडिया 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा, ऐसा प्रोजेक्शन है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन का। कब उन्होंने बोला? 57th एनुअल कॉन्फ्रेंस हो रही थी द इंडियन इकोनॉमिक सोसाइटी, जिसको हम टाइस के नाम से भी जानते हैं। तो हैदराबाद में ये कॉन्फ्रेंस थी जहाँ पर कोविड-19 के बहुत सारे चैलेंजेस को भी डिस्कस किया गया, और जो इंडिया अनसर्टेनिटी, इंडिया हेयर मीन्स जो इंडियन इकोनॉमी जो अनसर्टेनिटी फेस कर रही है उसको लेकर के क्या चैलेंजेस इंडिया के लिए हैं उस पर भी डिस्कशन हुआ। तो चाइना में जिस तरीके से कोविड-19 स्प्रेड हो रहा है उस अपॉर्चुनिटी को टैप करने के लिए, जिस तरीके से रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट हो रहा है उसके फ्लक्चुएशन को या उसके इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए, और जिस तरीके से ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट यूरोप और यूएस में दिख रहे हैं, उन सारी अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस को देखते हुए ये प्रोजेक्शन जो हमारे चेयरमैन हैं इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल उन्होंने बोला, और कई सारे अदर इश्यूज़ पर भी डिस्कशन हुआ। तो ऐसा मानना है मिस्टर विवेक का कि बाय 2047 इंडिया विल बी द ट्रांसफॉर्म्ड सोसाइटी विद $20 ट्रिलियन इकोनॉमी। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज क्लिप्स। CAD सेट टू वाइडन इन्फ्लेशन टू रिमेन हाई, डेलॉयट रिपोर्ट। तो इंडिया के जो CAD है, CAD स्टैंड फॉर करंट अकाउंट डेफिसिट, और CAD और इन्फ्लेशन को लेकर के प्रोजेक्शन किया गया है एक रिपोर्ट में। डेलॉयट एक ऑर्गेनाइजेशन है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसने इंडिया को वार्न किया है एक रिपोर्ट में कि इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो और ज़्यादा वर्स होगा आगे आने वाले टाइम में। क्यों? क्योंकि इंडिया के जो इंपोर्ट्स हैं वो इंक्रीज़ करेंगे, देयर विल बी द हायर इंपोर्ट, और हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो इंपोर्ट की कॉस्ट है वो इंक्रीज़ करेगी बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल सिनेरियो। इसके अलावा क्योंकि इंटरनेशनल सिनेरियो में रिसेशन भी चल रहा है तो जो डिमांड है वो स्लोअर होगी, तो एक्सपोर्ट जो है वो डिक्लाइन करेगा। तो एक्सपोर्ट जो है एक साइड डिक्लाइन करेगा, लेकिन जो इंपोर्ट कॉस्ट है वो इंक्रीज़ करेगी, जिसकी वजह से इंडिया का जो CAD है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, वो इंक्रीज़ हो सकता है। इसके अलावा रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो इंडियन रुपी है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने को मिलेगा इन्फ्लेशन को लेकर के। अभी इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, इन्फ्लेशन आगे आने वाले टाइम में अभी हाई रहेगी। हालांकि अगर हम RBI और गवर्नमेंट के प्रोजेक्शन देखें तो ये मानना है गवर्नमेंट और RBI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और RBI का, कि इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ा सा मॉडरेट होगी। बट डेलॉयट रिपोर्ट में क्लियरली बोला गया है दैट इन्फ्लेशन विल कंटिन्यू टू रिमेन हाई इन द नियर टर्म, और जिसकी वजह से जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग के लिए जाएगा, जिसकी वजह से कंजप्शन इन्वेस्टमेंट जो है वो इम्पैक्ट करेगा। मॉडरेट डिमांड रहेगी, इंडियन रुपी पर जो है वो प्रेशर रहेगा क्योंकि इंडिया इज ऑल्सो अ इमर्जिंग इकोनॉमी। तो अलॉन्ग विद अदर इमर्जिंग इकोनॉमी इंडियन जो डोमेस्टिक करेंसी हो उस पर भी प्रेशर रहेगा एज पर द डेलॉयट रिपोर्ट। हम देख लेते हैं नेक्स्ट। इंडिया विल ट्राई टू डिफ्यूज यूक्रेन फ्लेयर अप। तो इंडिया पर जो एलिगेशन लग रहा है दैट इंडिया इज एक्चुअली बीइंग अ वॉर प्रॉफिटियर, तो उसको रिजेक्ट करते हुए जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है मिस्टर S जयशंकर, उन्होंने बोला है कि इंडिया विल ट्राई टू डिफ्यूज द यूक्रेन फ्लेयर अप, और जिस तरीके से क्वाइटली इंडिया जितना पॉसिबल हेल्प होगा वो ग्रेन डील में हेल्प करेगा जो कि मॉस्को और कीव के बीच में हो रही है। और इसके अलावा प्रॉपर रिजेक्शन किया है, टोटल रिजेक्शन किया है जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है मिस्टर S जयशंकर। उन्होंने बोला इंडिया इज नॉट बीइंग द वॉर प्रॉफिटियर, इट मीन्स इंडिया इज नॉट यूटिलाइजिंग दिस वॉर अपॉर्चुनिटी फॉर द सेल्फ बेनिफिट। अब देख लेते हैं कुछ बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल। तो देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड का पहला आर्टिकल जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। IT स्क्रम्बल्स टू रिकवर ₹7.7 ट्रिलियन ऑफ टैक्स एरियर्स। सो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, IT here stands फॉर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है उसने अपने इन्फोर्समेंट एफर्ट्स जो हैं उनको इंक्रीज कर दिया है। किस लिए इंक्रीज कर दिया? फॉर रिकवरिंग द 40% ऑफ आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड। जो आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड है अप्रॉक्सीमेटली 7.7 ट्रिलियन है, उसको रिकवर करने के लिए एटलीस्ट उसका 40% तो रिकवर हो जाए, इस टारगेट को सेट करते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने जो इन्फोर्समेंट एफर्ट्स हैं
उनको इंक्रीज़ कर दिया है। अप्रॉक्सीमेटली कितना ड्यू है? 19.35 ट्रिलियन का ड्यू है, या 19.3 ट्रिलियन जो टोटल एरियर है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो कि रिकवरी करनी है, जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली 7.7 ट्रिलियन की रिकवरी के लिए इन्फोर्समेंट एफर्ट जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शुरू कर दिए। ये डेटा कब का है? ये डेटा करंट फाइनेंशियल यानी फाइनेंशियल 23 का है। और इसके लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT ने एक मीटिंग में जो कि दिसंबर 21 में हुई है, इस मीटिंग में डायरेक्टिव्स भी इशू कर दिए हैं और इसमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं सीनियर टैक्स ऑफिशियल्स को कि जो डिस्पोजल ऑफ पेंडिंग है केसेस है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में किया जाए, बहुत ज़्यादा नंबर में किया जाए। ऐसे केसेस जिनमें ज़्यादा अमाउंट इन्वॉल्व है उनको ज़्यादा फोकस किया जाए। तो ऑप्टिमाइज करके जो केसेस हैं, पेंडिंग केसेस हैं रिकवरी के, उनको डिस्पोज ऑफ किया जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी, जो छोटे छोटे अमाउंट के केसेस हैं उनको फ़िलहाल के लिए प्रायोरिटाइज ना करें टैक्स ऑफिशियल। इसके अलावा ये भी बोला गया है इस मीटिंग में कि जो ओवरऑल टैक्स कलेक्शन हुआ है, कैश कलेक्शन हुआ है, जो रिकवरी हुई है, दैट इज़ एक्चुअली बेटर देन द प्रीवियस ईयर। तो ओवरऑल रिवेन्यू पोजीशन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की है वो इम्प्रूव हुई है, बट स्टिल देयर इज़ ह्यूज टारगेट फॉर द टोटल एरियर्स। तो अप्रॉक्सीमेटली 7.7 ट्रिलियन का रिकवरी टारगेट सेट किया गया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 23, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 2.05 ट्रिलियन का कैश होगा, कैश के फॉर्म में जिसकी रिकवरी करी जाएगी। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये जो है वो रिवेन्यू मैक्सिमाइजेशन एक्सरसाइज है गवर्नमेंट की बिफोर द बजट। तो बजट प्रेजेंट करने से पहले गवर्नमेंट ये देखना चाहती है कि एक्चुअली कितना रिवेन्यू आया है इस साल, और मैक्सिमाइज करना चाह रही है रिवेन्यू, जिससे कि एक प्रॉपर एक सूटेबल बजट प्रिपेयर किया जा सके। एंड इफ़ यू रिमेंबर, जो इस साल का फिस्कल डेफिसिट का टारगेट गवर्नमेंट ने रखा है वो 6.4 रखा था बजट में। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट थोड़ा सा एस्टिमेशन भी लेना चाह रही है कि इस बार कितना एक्चुअल में फिस्कल डेफिसिट का टारगेट रहा। तो बजट प्रेजेंट करने से पहले जो टैक्स एरियर्स हैं उनकी रिकवरी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे मेजर्स IT डिपार्टमेंट को डायरेक्ट किए गए हैं। और अगर पिछले कुछ पास्ट ट्रेंड को देखें, अगर रिकवरी की हम बात करें एक्चुअल में, तो अगर पिछले कुछ 5-6 सालों का डेटा देखें तो अब 10% से भी कम टैक्स एरिया रिकवर कर पाया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और ये एरियाज जो हैं वो किस लिए पाइल अप हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ द लिटिगेशन, बिकॉज ऑफ द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनीज, अनट्रेसेबल टैक्स पेयर्स, मिसमैच्ड इन टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। बहुत सारे रीज़न हैं ये सारे पेंडिंग जो केसेस हैं, जो पेंडिंग एरियर्स हैं। हालांकि रिकवरी बहुत इम्प्रेसिव नहीं रही है, बट इस बार प्रोबेबली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो बहुत सारे एफर्ट्स ले रहा है। लेट अस सी कि उनका आउटकम क्या होता है, तो हमें आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। सो दिस इज माउंटिंग टैक्स एरिया, देख सकते हैं 2013 से लेकर के अभी तक कंटिन्यूसली इंक्रीज़ ही हमें देखने को मिल रहा है। एक लीनियर फॉर्मेट में इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ टाइम पीरियड में क्या देखें तो स्लाइट फ्लक्चुएशन देखने को मिला है, बट वो फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं रहा है। तो 2014 या 13 से अगर हम बात करें तो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ टैक्स एरिया, एंड दिस इज़ द रिकवरी रश फ्रॉम डिफरेंट स्टेट, मुंबई, दिल्ली, गुजरात, बैंगलोर, AP एंड तेलंगाना। तो सबसे ज़्यादा रिकवरी मुंबई से सेटअप करी गई। ओवरऑल रिकवरी 7.7 ट्रिलियन की। हालांकि जो एक्चुअल पेंडिंग एरिया है वो बहुत ज़्यादा है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। न्यू बिज लिफ्ट दिसंबर सर्विसेज PMI टू 6 मंथ हाई। तो सर्विस एक्टिविटी में रिकवरी देखने को मिली है। पिछले 6 महीनों में सबसे ज़्यादा रिकवरी रजिस्टर करी है सर्विस सेक्टर ने इन दिसंबर मंथ। तो कई सारे नए बिजनेस ऑर्डर देखने को मिले हैं फर्म्स को, जिसकी वजह से जो आउटपुट है वो बूस्ट हुआ है। आउटपुट की जो ग्रोथ है वो बूस्ट हुई है इन सर्विस सेक्टर, जिसकी वजह से सर्विस सेक्टर का जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है PMI है, जो बेसिकली S&P ग्लोबल पब्लिश करता है इंटरनेशनल सिनेरियो में, वो इम्प्रूव हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 58.58 इन द मंथ ऑफ दिसंबर। नवंबर में डेटा जो था, नवंबर में जो PMI था सर्विस PMI वो 56.4 था। तो 56.4 से इंक्रीज होकर के दिसंबर में 58.5 तक पहुंच गया है एज पर द S&P ग्लोबल सर्वे। तो डेफिनेटली आउटपुट और जॉब क्रिएशन दोनों में ही एक्सपेंशन रजिस्टर हो रहा है इन केस ऑफ सर्विस सेक्टर। PMI के बारे में हम जानते हैं, PMI सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दोनों के लिए पब्लिश होता है। इंटरनेशनल लेवल पे S&P ग्लोबल पब्लिश करता है, और इंडिया में भी एक प्राइवेट एजेंसी है जो सर्विस PMI और मैन्युफैक्चरिंग PMI को पब्लिश करती है।
आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसका नाम लिख करके बता सकते हैं। और हम सभी जानते हैं 50 से ऊपर होता है अगर ये PMI तो हम इसमें एक्सपेंशन उस पर्टिकुलर सेक्टर में एंटिसिपेट करते हैं, 50 से कम होता है तो कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो फिलहाल सर्विस सेक्टर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट जॉब प्रोवाइडर, जॉब क्रिएटर के फॉर्म में इमर्ज हुआ है इनटू द दिसंबर मंथ। और इसका रीज़न नए बिजनेस केस, जो नए बिजनेस ऑर्डर हैं वो बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ द इम्प्रूवमेंट इनटू द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ न्यूयॉर्क। बेसिकली अगर हम बात करें कुछ फेवरेबल मार्केट कंडीशंस हमें देखने को मिली हैं वेस्टर्न इकोनॉमीज़ में, EU और USA में, जिसकी वजह से इंडिया का जो IT सेक्टर है, जो अदर सर्विस सेक्टर है, उसमें कई सारे नए बिजनेस ऑर्डर इंडिया को मिले हैं। सो इन कंट्रास्ट रियल स्टेट और बिजनेस सर्विसेज जो हैं उसमें थोड़ा सा डिक्लाइन या स्लोएस्ट एक्सपेंशन देखने को मिला है। अदरवाइज जो फाइनेंस इंश्योरेंस सेगमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा इंक्रीज रहा आउटपुट में। सो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग अपटिक इन सर्विस सेक्टर, यू कैन हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। फाइनेंशियल और इंश्योरेंस सेक्टर में, इंश्योरेंस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला है इन टर्म्स ऑफ आउटपुट। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। NTPC मोल्स 50% ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग एट गैस यूनिट। आज भी अभी हमने मिंट पेपर में डिस्कस किया, मिंट के एनालिसिस में डिस्कस किया कि गवर्नमेंट ने ग्रीन हाइड्रोजन के लिए एक ह्यूज और एक एम्बिशियस स्कीम और मिशन लॉन्च किया है। उसी के साथ बिजनेस स्टैंडर्ड ने NTPC की न्यूज़ को कवर किया है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने इस न्यूज़ में बताया कि जो कंट्री का लार्जेस्ट पावर जनरेटर है कौन है, NTPC। NTPC का फुल फॉर्म क्या है अब मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। तो फिलहाल के लिए जो कंट्री का लार्जेस्ट पावर जनरेटर है वो ग्रीन हाइड्रोजन की ब्लेंडिंग को कंसीडर कर रहा है एट इट्स गैस बेस्ड पावर जनरेशन यूनिट। सो जो कोल बेस्ड, एक तो कोल बेस्ड पावर जनरेशन यूनिट होती हैं जिनकी कोल को यूज़ करती हैं पावर जनरेशन के लिए, और अभी फ़िलहाल के लिए जिस तरह से सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी पर फोकस किया जा रहा है, ग्रीन फ्यूल पर फोकस किया जा रहा है, उसकी वजह से कई सारे गैस बेस्ड पावर जनरेशन यूनिट्स या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी जनरेशन प्लांट्स भी लगाए गए हैं। जो गैस बेस्ड पावर जनरेशन प्लांट है उसमें जो NTPC है वो ग्रीन हाइड्रोजन की ब्लेंडिंग के बारे में सोच रहा है। अप टू 50% तक का जो फ्यूल रिक्वायरमेंट है इन गैस बेस्ड पावर जनरेशन यूनिट्स में, उसमें 50% ग्रीन हाइड्रोजन से ब्लेंड किया जाए, ऐसा अप्रोजल हम बोल सकते हैं, प्रपोजल है NTPC का, ऐसा अप्रोच है, ऐसा कंसिडरेशन है NTPC का। हालांकि अभी इस तरह की कोई स्कीम आई नहीं है या कोई डिसीजन बोला नहीं है NTPC ने, बट कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव हैं उनका ये कहना है कि जिस तरीके से गैस सप्लाई डेफिसिट चल रहा है उनकी गैस बेस्ड पावर जनरेशन यूनिट में, उसको फुलफिल करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो एक बेटर ऑप्शन है। क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन ये तो इकोनॉमिकली वाइबल भी है, अभी सप्लाई भी उसकी प्रॉपरली है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। इसके अलावा जो ग्रीन हाइड्रोजन का जितना प्रपोर्शन लगेगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो अदर गैस का लगता है वही अमाउंट उसका भी होगा। सो फिलहाल के लिए NTPC का जो रिन्यूएबल एनर्जी फुटप्रिंट है उसको इंक्रीज करने के लिए गैस कोई रिप्लेसमेंट में ग्रीन हाइड्रोजन की ब्लेंडिंग का प्रपोजल NTPC रख रहा है। इसके लिए इनिशियली पायलट सर्वे किया जाएगा विद ग्रे हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन क्या है, जो कि कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज से, जो फॉसिल फ्यूल एनर्जी सोर्सेज उनसे प्रोड्यूस होती है, उसको ग्रे हाइड्रोजन बोलते हैं। और अगर ग्रे हाइड्रोजन से प्रॉपरली पावर जनरेट हो रहा है विद इकोनॉमिकली वाइबल प्रोसेस, तो उसके बाद जो शिफ्ट है वो ग्रीन हाइड्रोजन में किया जाएगा। और इस सारी प्रोसेस के लिए जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, OEMs हैं, उनको इन्फॉर्म कर दिया गया है कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन किया जाएगा। सो दिस इज द ग्रीन पुश बाय NTPC इटसेल्फ। दीज आर द की पॉइंट्स, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स। NCLAT डिनाइज गूगल रिलीफ इन एंटी ट्रस्ट केस। तो कल गूगल ने बोला था कि जो इंडिया रेगुलेटर है CCI है उसने EU के ऑर्डर की कॉपी करी है, ये अपना उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू रखा था। फिलहाल के लिए NTPC ने बोल दिया है, NTPC स्टैंड्स फॉर नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट, NCLT नॉट NTPC, NCLAT ने बोल दिया है कि अभी फ़िलहाल के लिए गूगल को किसी भी तरह का कोई भी रिलीफ नहीं दिया जाएगा। जो भी पेनल्टी लगाई गई है 1337 करोड़ की जो CCI ने लगाई है उसको गूगल पे करे। तो फिलहाल गूगल के जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको क्वैश करते हुए नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने CCI का जो पेनल्टी थी उसको फिलहाल के लिए
एक्सेप्ट किया और गूगल को डायरेक्ट किया है कि 10% जो है वो पेनाल्टी का अभी एज ऑफ नाउ गूगल पे करे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। NARCL इमर्ज टॉप बिडर फॉर सेराई ट्विंस। NARCL क्या है? नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। अगर आप मेरा चैनल रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आपको इसके बारे में पता होगा, हमने इसके कंस्ट्रक्शन फॉर्मेशन के बारे में बहुत बार न्यूज़ कवर करी भी। रिसेंटली NARCL जो है वो एग्जिस्टेंस में आया है। तो NARCL जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट बैक्ड बैंक है, ARC है, उसने फिलहाल के लिए सराई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस और सराई इक्विपमेंट फाइनेंस में टॉप बिडर की तरह वो इमर्ज हुआ है। तो ये दोनों ही बैड एसेट से, हम बोल सकते हैं NPA थे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट से, इनकी बिडिंग हो रही थी, इनका ऑक्शन हो रहा था। NARCL की जो बिड है वो हाईएस्ट है, अप्रॉक्सीमेटली 5,555 करोड़ की बिडिंग करी है NARCL ने, और ऐसा कहा जा रहा है कि NARCL जो वो हाईएस्ट बिडर है। इसके अलावा जो अदर बिडर थे उनके कंपैरिजन में NARCL का जो बिड है वो सबसे हाईएस्ट रहा है थ्रू चैलेंज मैकेनिज्म। और अगर हम इन दोनों कंपनीज की बात करें जिनको हम सराई ट्विंस भी बोलते हैं, दोनों NPA ही हैं, तो इनमें किन किन बैंक्स का एक्सपोजर है? तो कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, जितने भी मेजर PSUs हैं उन सब का एक सिग्निफिकेंट एक्सपोजर है इस पर्टिकुलर NPA में। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। दीज आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट बैड लोन्स जिसको फिलहाल के लिए नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एक्वायर करने जा रही है। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। रूरल हाउसिंग में गेट बिग पुश इन बजट। तो जो अपकमिंग बजट है 2024 का, यानी फाइनेंशियल ईयर 24 का, उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि रूरल हाउसिंग सेगमेंट में, रूरल हाउसिंग सेक्टर में एक बिग पुश देखने को मिल सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है ना कि शहरी, जो कि ग्रामीण योजना है, उसमें एलोकेशन इंक्रीज हो सकता है। दिस इज द एलोकेशन सिंस 2021। और ऐसा कहा जा रहा है कि आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट जो है वो अलोकेट कर सकती है ज़्यादा अमाउंट। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू विद इट्स बिग थ्रस्ट ऑन रूरल हाउसिंग स्कीम, दैट इज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। GDP टू बी $20 ट्रिलियन बाई 2047। देवरा, इस न्यूज़ को हम मिंट में कवर कर चुके हैं, जहाँ पर हमारे जो चेयरमैन हैं इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के, उन्होंने बोला है कि इंडिया जो है वो 2047 तक 20 ट्रिलियन की इकॉनमी हो जाएगी। इस न्यूज़ को हम मिनट में डिटेल में कवर कर चुके हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। कैबिनेट क्लियर्स द 2500 करोड़ फॉर DDAIR इंफ्रा अपग्रेड। तो DD स्टैंड्स फॉर दूरदर्शन, AIR स्टैंड्स फॉर ऑल इंडिया रेडियो। तो ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन को बूस्ट करने के लिए, उसके टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन के लिए 2500 करोड़ का एलोकेशन किया है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने। या हम बोल सकते हैं कि स्कीम को अप्रूव किया है। तो 2540 करोड़ की अप्रॉक्सीमेटली ये स्कीम है जो कि पब्लिक सेक्टर ब्रॉडकास्टिंग को इंडिया में बूस्ट करेगी। So the investment announced under the central sector scheme है for broadcasting infra and network development, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में BIND भी बोल रहे हैं, बाइंड भी बोल रहे हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम, जो कि 2025 से 25 और 26 तक गवर्नमेंट ने प्रपोज करी। इसी के लिए 2540 करोड़ का एलोकेशन किया गया, और इस एलोकेशन के तहत दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अपग्रेडेशन किया जाएगा, जिससे कि वो जो प्राइवेट प्लेयर हैं उनसे कॉम्पिटिटिव हो सकें। सो दीज आर द रेफरेंसेस। इफ यू लाइक द इनिशिएटिव, प्लीज शेयर इट अमंग योर नेटवर्क एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।